आप सभी को नमस्कार। मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे द्वैध शासन या इसको दोहरे शासन के नाम से भी जानते हैं। इससे पूर्व के अध्याय में हमने द्वैध शासन के अर्थ एवं गुणों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे इसके दोषों के बारे में। ये टॉपिक बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड का है। दोहरे शासन में अगर देखा जाए तो काफ़ी दोष हैं या आलोचनाएं की जा सकती हैं, क्योंकि इसके जन्म से ही हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी कमियां या दोष थे जिससे कि शासन व्यवस्था को चलाना एक चुनौती, या हम कह सकते हैं कि जिस तरह की इसमें व्यवस्था की गई थी उसको हम व्यवहार में लागू नहीं कर सकते हैं। जिन अधिकारों के बारे में या जिन शक्तियों के बारे में कहा गया वो केवल हम कह सकते हैं कि एक सिद्धांत के रूप में तो हो सकती हैं, लेकिन जब व्यवहार में जब कार्य किया जाता है कि जब एक प्रांत में दोहरी व्यवस्थाएं या जिनको अधिकार दिए गए उनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया या उनकी शक्तियां दूसरे के अधीन कर दी गई या निर्णय लेने का पावर उनके पास नहीं था या गवर्नर के पास था, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी कमियां या दोष थे जिनका कि हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। पहला जो सर्वप्रथम जो दोष है कि यह प्रणाली सिद्धांत दोषपूर्ण है। द्वैध शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टि से तो दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों को अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट, दूसरा जो दोष है विषयों का अव्यवहारिक और अतार्किक विभाजन। 1919 के अधिनियम द्वारा दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो बंटवारा किया गया था वह इतना बेढंगा था कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त विभाजन इस प्रकार किया गया कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और वे रक्षित क्षेत्र के सहयोग पर निर्भर बने रहे, लेकिन व्यवहार में परिषद के सदस्यों और मंत्रियों में आवश्यक सहयोग का अभाव था। अतः द्वैध शासन की असफलता अवश्यभावी थी। तीसरा जो पॉइंट है गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्ति। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में केवल एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। यदि वह यह समझता था
कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। व्यवहार में गवर्नरों द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। चौथा है, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक या अलग बजट की व्यवस्था नहीं। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों के लिए अलग अलग वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में रहता था। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। नेक्स्ट है, मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतः संबंधित मंत्री के अधीन हो, लेकिन द्वैध शासन के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के जो स्थायी प्रमुख होते थे, उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा ICS के सदस्य होते थे और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। नेक्स्ट है, संपूर्ण उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था। अतः मंत्री एक दल के न होते इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दलों के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। नेक्स्ट है, विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना भी आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषद बनाई गई, उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित थे, वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी अनेक सरकार को खुश रखने की चेष्टा में लगे रहते थे। विधान परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषद में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर निर्भर हो जाते थे। धन्यवाद।